अरे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पुस्तक पर्यावरण अध्ययन का पाठ नंबर 10वां जल ऊपर से नीचे की ओर। बच्चों, आप जानते हैं कि बरसात के समय झरने या नदी से पानी बहता हुआ तालाब में इकट्ठा होता है, अर्थात पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। बहते पानी एवं तालाब के पानी का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में हर जगह करते हैं, जैसे नहाने में, कपड़े धोने में, खाना बनाने में, गाड़ी धोने में आदि जगह करते हैं। अब सोचिए और बताइए कि आपने पानी को कहाँ-कहाँ बहते देखा है? तो हमने पानी को नदी, नहर, खेत की नाली आदि में बहते हुए देखा है। अब प्रश्न संख्या दूसरा है, आपने आसपास कहाँ-कहाँ बहते हुए पानी का उपयोग होते हुए देखा है? जो पानी बह रहा है, उसका उपयोग आपने कहाँ होते हुए देखा है? तो हमने नाली, नहर, नदी में बहते हुए पानी का उपयोग होते हुए देखा है। अब है खेतों में पानी। अगर बरसात अच्छी हो जाए तो खेतों में फसल को पानी की कोई समस्या नहीं रहती है, परंतु बरसात न हो या फिर बरसात कम हो तो आवश्यकता अनुसार फसल को अलग से पानी देने की आवश्यकता होती है, जिसे सिंचाई कहते हैं। अब है सोचिए और बताइए, अगर खेत में सब मिलकर सभी जगह पानी बराबर न पहुँचे तो खेत या फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी बराबर न पहुँचने से फसल पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा भाई बुरा? क्योंकि फसल में पानी की आवश्यकता होगी, अगर उसे पानी नहीं पहुँचेगा तो फसल जलकर नष्ट हो जाएगी। आगे लिखा हुआ है कि कहीं फसल अधिक पानी के कारण भी डूब जाती है या फिर खराब हो जाती है, तथा कहीं पर पानी नहीं पहुँचने के कारण फसल सूख जाती है या खराब हो जाती है या नष्ट हो जाती है। इसीलिए खेतों में पानी है बराबर मात्रा में मिलना चाहिए। अब अगला प्रश्न है कि हम ऐसा क्या करें कि पूरे खेत में पानी पहुँच जाए? ऐसी कोई जगह बाकी ना रहे जहाँ फसल अपनी नष्ट हो, क्योंकि सभी जगह पानी पहुँचने से अपनी फसल अच्छी रहती है। तो इसका उत्तर होगा कि खेत की मेड़बंदी ठीक प्रकार से करने, उसमें छोटी-छोटी क्यारियाँ का मतलब होता है छोटी-छोटी नालियाँ जैसी बनाकर, ताकि पानी सभी जगह पहुँच सके, और अस्थायी रूप से बना देनी चाहिए, जिससे पानी पूरे खेत में पहुँच जाए। अब देखिए चित्र, खेतों तक पानी फव्वारे, सिंचाई आदि द्वारा पानी पहुँचाया जा रहा है। देखिए ये क्यारियाँ बनी हुई है जो पानी को रास्ता दिया हुआ है, और इस रास्ते द्वारा पानी पूरे खेतों में पहुँच रहा है। ये फव्वारे द्वारा पानी खेतों में पहुँचाया जा रहा है, सिंचाई हो रही है, और यहाँ नलकूप द्वारा सिंचाई हो रही है, और इसी नलकूप का पानी बहते हुए आगे ये छोटी-छोटी क्यारियाँ बनती है जो पूरे खेतों में पानी पहुँचता है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट पता कीजिए और लिखिए। चित्र देखकर लिखिए कि खेतों में पानी किस तरह से पहुँच रहा है। तो नलकूप पर मोटर और पाइप के द्वारा फव्वारे द्वारा पानी खेतों तक पहुँचाया जा रहा है, जैसा भी आपने चित्र में देखा है। सिंचाई के किन साधनों में पशु श्रम का उपयोग होता है? तो कुएं तथा बावड़ियों पर लगी रहट में पशु श्रम का उपयोग होता रहा है। सिंचाई के किन-किन साधनों में बिजली का उपयोग किया जा रहा है? तो सिंचाई के
साधन जैसे नलकूप पर लगी मोटर पंप तथा सबमर्सिबल पंप से बिजली का उपयोग किया जा रहा है, यानी कि विद्युत मोटर द्वारा पानी को निकाला जा रहा है। अब देखिए प्रश्न संख्या 4। उपरोक्त चित्रों में यह भी बताओ कि किस प्रकार जल का ऊपर से नीचे की ओर बहने की प्रकृति का उपयोग हो रहा है। तो नलकूप की स्थापना ऐसे स्थान पर की जाती है जो खेत का ऊंचा भाग होता है। वहां से पूरे खेत में ऊपर से नीचे की ओर बहकर पानी पहुंचाया जाता है ताकि वह पानी पूरे खेत में पहुंच सके। अब प्रश्न संख्या 5वां। अपने आसपास के खेतों में सिंचाई के कौन से साधनों का उपयोग हो रहा है? तो हमारे आसपास खेतों में सिंचाई के लिए इंजन चालित मोटर का मतलब होता है विद्युत मोटर, और इंजन चालित मोटर के साथ बिजली चालित मोटर और पंप नहर आदि का उपयोग करते हैं। इंजन चालित और विद्युत मोटर चालित यानी एक तो ऐसी विद्युत मोटर जिसे जनरेटर द्वारा चलाया जाता है, जिसके अंदर विद्युत उत्पन्न करके मोटर चलाया जाता है। जैसे जहाँ लाइट वगैरह नहीं होती है, बिजली के खंभे नहीं होते हैं, वहाँ पर हम जनरेटर द्वारा एक मोटर होती है जिसे इंजन चालित मोटर कहते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 6। दिए गए चित्रों को देखिए और बताओ कि किन किन साधनों में पानी जमीन के अंदर से निकल रहा है या निकाला जा रहा है। तो हम मोटर चालित नलकूप से जमीन के अंदर से पानी निकाल रहे हैं और खेतों में दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, पानी को जमीन के अंदर से निकालने के लिए किन उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है? अब सीधा तो पानी जमीन से निकलेगा नहीं, हम कहेंगे पानी बाहर जाएगा नहीं, मगर उसके लिए कुछ यंत्रों या कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो एक पंप है, एक इंजन है, पाइप है और पट्टा है। ये सामान अगर होगा उसके बाद हम पानी को जमीन के अंदर से निकालेंगे और उपयोग में लेंगे। हम जानते हैं कि भूमिगत जल जमीन के बहुत नीचे होता है और कुएं और बावड़ी में भी गहरे होते हैं। पानी प्राप्त करने के लिए हमें कुछ उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है, जिससे हम पानी खेतों तक पहुंचा सकते हैं। अब है कहीं कम और कहीं ज़्यादा। अब कहीं कम और कहीं ज़्यादा क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हर फसल के लिए पानी की अलग-अलग मात्रा की आवश्यकता होती है। यदि किसान को इसका ज्ञान है तो पानी का समुचित उपयोग किया जा सकता है। किसी फसल को ज़्यादा पानी देना पड़ता है और किसी फसल को कम पानी देना पड़ता है। इस प्रकार पानी का अपव्यय को रोका जा सकता है। अब देखिए ऐसी फसलें होती हैं जिसे कम पानी की ज़रूरत होती है और हम उसे अधिक पानी देंगे तो वो फसल नष्ट हो जाएगी, और जिसको पानी की आवश्यकता कम होती है और जिसको पानी की फसल को पानी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उसे हम पानी कम दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें जहाँ अधिक मात्रा में होता है वहाँ अधिक मात्रा में पानी देना चाहिए, जहाँ कम मात्रा में उपयोग होता है वहाँ कम पानी देना चाहिए। जैसे चावल, धान, गन्ना की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है तो हमें वहाँ पर सिंचाई द्वारा अधिक पानी पहुँचाना चाहिए, और जबकि मटर, चना, प्याज, ककड़ी आदि की फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें वहाँ जितनी मात्रा में आवश्यकता अनुसार पानी को पहुँचाना चाहिए। अब पता कीजिए कौन सी फसल के लिए खेतों को पानी से भरा रखना पड़ता है, यानी ऐसी जगह जहाँ अगर हम पाँव लगे तो हमारा पाँव भी भीगा हुआ होना चाहिए, ऐसा खेत कौन सा है? तो चावल की फसल के लिए खेतों को पानी से भरा रखना पड़ता है, जिससे चावल की फसल अच्छी होती है। और कौन कौन सी फसल
बहुत कम पानी में उगाई जा सकती है। तो कम पानी किसे चाहिए? एक तो मटर की फसल है, चना की फसल है, इसे कम पानी में भी उगाया जा सकता है। अब अपने पास नया टॉपिक है, कैसे चले रहट। अब रहट कैसे चलता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। रहट एक पहिए नुमा संरचना है जो उथले कुएं या बावड़ी पर लगी होती है। इसमें पानी के कई पात्र लगे होते हैं। पात्र का मतलब होता है एक बर्तन होते हैं, जैसे अपने बाल्टियों की तरह एक गोल घेरे में पात्र लगे होते हैं। और जब ये कुएं में पानी के अंदर पहुंचते हैं तो पात्र पानी से भर जाते हैं। बाहर आकर पात्र जब पहिए पर घूमते हुए ऊपर से मुड़ते हैं तो पानी कुएं की मुडेर पर गिरता रहता है। मुडेर का मतलब होता है पानी का ऊपरी किनारा, वह पानी गिरता है जहाँ से पानी नालियों में होकर खेतों तक पहुँचता है, या फिर हमें क्यारियाँ या फिर बाड़ बनाकर पहुँचाना पड़ता है। इसे चलाने के लिए बैल का इस्तेमाल किया जाता है। अभी तो बैल का उपयोग कम हो गया है क्योंकि अब तो विद्युत मोटर का उपयोग करते हैं, मगर पहले जब विद्युत की कमी या विद्युत मोटरों की कमी थी उस समय बैलों का उपयोग ज़्यादा करते थे। यदि बैलों के चलने के माध्यम से स्थान पर गन्ने की मशीन लगा दी जाए या गन्ने की मशीन लगा दें, गन्ने का रस तथा घानी लगाने पर तेल निकाला जाता है। उसे इसे कहते हैं एक पंक्त दो काज। जैसे अब आप पहले चित्र को देखिए, ये है रहट। अब इस रहट को चलाने के लिए बैलों की आवश्यकता होती है। जैसे ये मुंडेर पे पानी गिर रहा है, आप जो देख रहे हैं मुंडेर पे पानी गिर रहा है और ये पात्र लगे हुए हैं जो पात्र इस पानी से भरे हुए हैं। अब देखिए ये जो चित्र है ये रहट का चित्र है। अब ये रहट को बैलों से चारों तरफ घुमाया जाता है, जिससे यह पानी रहट से बाहर निकलकर कहाँ गिरता है? मुंडेर पर गिरता है और फिर वो पानी खेतों तक मेड़ बनाकर पहुंचाया जाता है, छोटी छोटी क्यारियां या मेड़। तो देखिए विद्युत मोटरों के उपयोग बढ़ने से बैलों का उपयोग कम हुआ है। वर्तमान में कुछ लोग बैलों द्वारा डायनेमो चलाकर विद्युत उत्पादन पर छोटे छोटे प्रयोग करने लगे हैं। अब आप इस चित्र में अधिक शोध की आवश्यकता है। अभी आपने चित्र देखा था और एक साथ में आया था तेल की घानी। तेल की घानी का मतलब होता है जब हमें तेल निकालना होता है तो इसी प्रकार से जो बैल अपने चल रहे हैं, इसी प्रकार से अगर इसके बीच में घानी वाला एक लगा देते हैं तो उससे तेल भी निकलता है, ताकि एक पंक्त दो काज, यानी कि एक साथ दो काम होना एक पंक्त दो काज कहलाता है। अब हमने इस पाठ में क्या सीखा है? हमने यह सीखा है कि पानी हमेशा ढलान की ओर ही बहता है। अलग अलग साधनों से भूमिगत पानी को सिंचाई के लिए निकाला जाता है। अब है हमने इस पाठ में क्या समझा है और क्या जाना है उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। पानी की इस विशेषता का आप किस किस तरह उपयोग कर सकते हैं? तो रहट के पहिए में लगे पानी भरने के पात्र को ऊपर से नीचे मुड़ते हुए समय पानी ऊपर से नीचे गिरता है और यहाँ से पानी नालियों में होकर खेत में पहुंच जाता है। इस तरह इस विशेषता का उपयोग होता है। कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है? तो हम कुएं से पानी बाल्टी तथा रस्सी द्वारा हाथ से खींचकर गिरने की सहायता से बाल्टी से खींचकर निकालते हैं और रहट से तथा मोटर पंप से निकाला जाता है। अब इसके अंदर एक चीज आया था गिरनी। गिरनी का मतलब होता है जब कुएं के अंदर बाल्टी डालते हैं तो बीच में एक चक्का होता है लोहे का और उसको गिरनी कहते हैं, जिससे हम
अपनी मारवाड़ी भाषा में गिड़गड़ी भी बोलते हैं, एक गिरनी लगी होती है। अब अगला है कि अगर कुएं का जल स्तर नीचे उतर जाए तो रहट कैसे निकलेगा। अब इनके कहने का मतलब आप वापस देखिए, जैसे ये रहट है, ये रहट से पानी निकल रहा है। अब इसकी लंबाई जहाँ पानी नीचे जितना होगा वहां तक सीमित है। अब प्रश्न अपने पास ये आया है कि पानी नीचे अगर स्तर ज्यादा हो जाएगा तो ये डब्बे वापस घूमकर वापस खाली आ जाएंगे, तो पानी कैसे इसके अंदर निकाल सकते हैं। तो अगर कुएं का जल स्तर नीचे उतर जाए तो रहट से पानी नहीं निकाला जा सकता। सिंचाई की कौन कौन से साधन हैं? तो सिंचाई के साधन नलकूप, मोटर पंप, रहट, कुएं, बावड़ी तथा नहर आदि से सिंचाई के साधन होते हैं। जय हिंद, जय भारत।